छात्रों नमस्कार। आज मैं बीएड के छात्रों के साथ साथ उन अध्यापकों को जो प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं या बन गए हैं, अथवा वे हमारे अध्यापक जो प्राचार्य बनना चाहते हैं या बन गए हैं, उसके संबंध में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड के प्रश्न पत्रों में एक जगह पर प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक से संबंधित कार्य विवरण को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचार्य वही बनता है जो आचार्य होता है, प्रधानाध्यापक वही बनता है जो पहले अध्यापक होता है। तो कुल मिलाकर के प्राचार्य बनने के लिए एक अनिवार्य और स्पष्ट योग्यता यह है कि वह किसी भी विषय का आचार्य अथवा अध्यापक हो। यह सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी वह व्यक्ति प्राचार्य नहीं बन सकता जिसने निर्धारित अवधि तक अध्यापन कार्य ना किया, चाहे वो प्राथमिक कक्षाओं का प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो माध्यमिक कक्षाओं का प्रधानाध्यापक हो, चाहे वह इंटरमीडिएट कक्षाओं का प्राचार्य हो, चाहे वह विश्वविद्यालय अथवा डिग्री कॉलेज या उच्च शिक्षा का प्राचार्य। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर प्राचार्य की आवश्यकता क्यों? किसी भी विद्यालय में सामान्य रूप से जो हम शिक्षण की प्रक्रिया को देखते हैं कि दो लोगों का मेन योगदान होता है। एक कक्षा में छात्र और दूसरा कक्षा में शिक्षक। जब किसी एक बिंदु पर कक्षा में शिक्षक और छात्र इकट्ठा होते हैं तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि वहाँ पर शिक्षण की प्रक्रिया संपादित हो रही है। शिक्षण की प्रक्रिया का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है। यह बालक का व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या है? सतही तौर पर अगर आप देखेंगे तो यही कहेंगे कि प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। लेकिन हकीकत में जिस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय का एक केंद्र बिंदु होता है, यदि हम शिक्षण को व्यवसाय माने तो शिक्षण का केंद्र बिंदु नॉलेज अथवा शिक्षा है। यदि छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के शिक्षण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप छात्र के ज्ञान में परिवर्तन होता देख रहे हैं अथवा अधिगम में वृद्धि होना देख रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि वह संस्था, वह स्कूल अथवा वह इकाई लाभान्वित हो रही। सामान्य रूप से जो प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक है, प्राचार्य शब्द में आचार्य के आगे प्रा उपसर्ग लगा हुआ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो व्यक्ति शिक्षण के सिद्धांतों, विषय के ज्ञान तथा अपने आचरण के द्वारा लोगों को प्रभावित करे, वह व्यक्ति प्राचार्य है। यानी यदि अध्यापक के लिए नियमितता कक्षा में आवश्यक है तो प्राचार्य के लिए भी नियमितता आवश्यक है। यदि
अध्यापक के लिए विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है, तो प्राचार्य के लिए भी विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि किसी भी संस्था में प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक की आवश्यकता क्यों? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब शिक्षक और छात्र अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन प्रभावी तरीके से करते हैं, अर्थात शिक्षक समय पर विद्यालय जाते हैं, अर्थात शिक्षक समय पर अपनी कक्षाएं लेते हैं, अर्थात शिक्षक अपने समय पर कक्षाएं लेने के साथ साथ अपने विषयों का प्रभावी तरीके से संप्रेषण करते हैं, तो देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी पर्सन और पॉलिसी। समस्या तब आती है जैसे शासन अथवा प्रशासन का उद्भव तब होता है जब लोग अपने कार्यों को न करके दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करें। शासन अथवा प्रशासन को राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि इसके प्रमुख थिंकरों ने यह कहा कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे। हाब्स, लॉक, रूसो तीनों ने कहा कि व्यक्ति की इच्छाओं के प्रतिकूल जब कोई आचरण करता है तो उस आचरण को समाप्त करने के लिए अथवा उस आचरण को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य अथवा शासन का उद्भव होता है। किसी भी विद्यालय में प्राचार्य की आवश्यकता क्यों? पहला उद्देश्य शिक्षण और छात्र को एक दूसरे के नज़दीक लाना, ये पहला काम है, ये पहली भूमिका किसी भी प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को रखने का प्रमुख उद्देश्य। पहला, सबसे पहला, चूँकि शिक्षक किसी त्याग के कारण शिक्षण कार्य नहीं कर रहा, चूँकि शिक्षण एक व्यवसाय है और उसने इस व्यवसाय में स्वेच्छा से प्रवेश किया है और इस प्रवेश के उपरांत उसको शिक्षण कार्य करना है जिसका उसको समुचित मानदेय प्रदान किया जाता है। तो प्राचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व शिक्षक को कक्षा के नज़दीक लाना है, कक्षा में प्रविष्ट कराना है। जाहिर सी बात है, यदि शिक्षक स्वेच्छा से अपनी कक्षाओं में जाते हैं तो प्राचार्य का कार्य कम हो जाता है, लेकिन जो शिक्षक स्वेच्छा से कक्षा में नहीं जाते उनके लिए प्राचार्य की भूमिका सुनिश्चित हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य घटक शिक्षक है। अब शिक्षक चाहे स्वेच्छा से अथवा प्रधानाध्यापक के प्रशासन से कक्षा में पहुंच जाता है। अब प्राचार्य का दूसरा उत्तरदायित्व जिनके बिना शिक्षण की प्रक्रिया संपादित नहीं हो सकती, वह प्रक्रिया है छात्र को कक्षा में लाना। अब उदाहरण के रूप में अगर किसी कक्षा में 100 छात्र हैं और 60 से 70% छात्र यदि प्रतिदिन कक्षा में रहते हैं तो ये सुनिश्चित होता है कि छात्र अपनी भूमिकाओं को प्रभावी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन यदि शिक्षक के द्वारा समुचित तरीके से पढ़ाने के बावजूद छात्र कक्षाओं में प्रभावी तरीके से उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि छात्रों को समुचित एवं प्रभावात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यहाँ पर प्राचार्य की भूमिका तुरंत सुनिश्चित हो जाती है।
प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो छात्र समयबद्ध शिक्षण नहीं करते अथवा कक्षाओं में नियमित रूप से भाग नहीं लेते, उनके लिए उपस्थिति का मानक सुनिश्चित करें, उनके लिए गृह कार्य की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उनके लिए नवीन शिक्षण की विधियों जैसे सेमिनार, प्रोजेक्ट, सिंपोजियम की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश प्रभावी तरीके से हो। अब दो फैक्टर प्राचार्य ने अगर सुनिश्चित कर लिए, यानी कि कक्षा में शिक्षक प्रभावी तरीके से पढ़ा रहे हैं और छात्र प्रभावी तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर ये दोनों लोग अपना कार्य समुचित तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से चलेगी। अब इतने से ही प्राचार्य की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती। प्राचार्य को यह भी देखना होगा कि कक्षा में छात्र और शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यानी जिस समय शिक्षक और छात्र शिक्षण की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर रहे हैं, किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं उपस्थित हो रहा। अवरोध को हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं। एक अवरोध प्रशासनिक अवरोध होता है। प्रशासनिक अवरोध का मतलब, यदि कक्षा के बाहर बरामदे में छात्र अथवा अन्य कोई व्यक्ति शोर कर रहे हैं तो इसे प्रशासनिक अवरोध समझा जा सकता है। इसके अलावा भौतिक अवरोध भी होते हैं। उदाहरण के रूप में, भयंकर गर्मी का महीना है और विद्युत चली जाती है। शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार है, छात्र पढ़ने के लिए तैयार है, किंतु भौतिक अवरोध ये है कि बिजली चली गई। प्रधानाध्यापक की भूमिका इस जगह पे सुनिश्चित होती है कि वह शिक्षण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रकार के जनरेटर अथवा कृत्रिम साधनों की भी व्यवस्था करें। प्राचार्य की भूमिका अथवा प्रधानाध्यापक की भूमिका, सबसे पहले शिक्षक, शिक्षार्थी और कक्षा के वातावरण को एक शैक्षिक वातावरण में परिवर्तित करना। जो प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में शिक्षक और छात्रों को शैक्षिक वातावरण के रूप में परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। एक फिल्म आई थी जिसमें उस संस्था का प्रधानाध्यापक इतना कठोर था कि उसको छात्र अपनी मूल समस्या बताने में भी झिझकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता गिरती चली गई। तो प्रधानाध्यापक का दूसरा एक मुख्य कर्तव्य यह भी होगा कि वह सबके लिए सर्वसुलभ हो। यानी प्रधानाध्यापक कोई प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रधानाध्यापक को उस संस्था के प्रमुख अध्यापक की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जिस प्रकार कक्षा में छात्र अपने शिक्षक को पिता तुल्य सम्मान देता है,
उसी प्रकार प्राचार्य को अपने आप को अभिभावक की भूमिका में भी सुनिश्चित करना चाहिए। जिस तरीके से किसी पुत्र को अपने पिता से बात करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, जब प्रधानाध्यापक इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करेंगे कि छात्र अपनी भूमिका का प्रभावी तरीके से निर्वहन कर सकें। मैंने सुना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एक कुलपति थे जो छात्रों को छात्रवृत्ति अथवा फीस माफी उनकी भौतिक स्थिति को देख करके ही सुनिश्चित कर दिया करते हैं। जाहिर सी बात है, एक पिता जितना अच्छी तरीके से अपने छात्र की समस्याओं को अथवा पुत्र की समस्याओं को समझ सकता है, उतना कोई दूसरा नहीं समझ सकता। माना तो यह गया है कि कक्षा में जो शिक्षक होता है वो छात्रों को उनके पिता से ज़्यादा समझता है, और प्राचार्य तो अध्यापकों से भी सुपर होता है। यानी यदि अध्यापक में 50 योग्यताएं हैं तो प्रधानाध्यापक में कम से कम 60-70 योग्यताएं होनी चाहिए। यदि छात्र शिक्षक से अपनी समस्याओं को प्रभावी तरीके से रखता है तो उसे प्राचार्य के समक्ष भी अपने बातों को प्रभावी तरीके से रखने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ प्राचार्य को समदर्शी होना चाहिए। उसके मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का भाव नहीं होना चाहिए। यह भेदभाव चाहे जाति के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो या किसी भी आधार पे, उसको समदर्शी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी सामाजिक योजनाएं हैं, चाहे वह निःशुल्क किताबों का वितरण हो, चाहे वह मेधावी छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, चाहे वह पुस्तकों के आदान प्रदान की व्यवस्था हो, पात्र छात्रों का निर्धारण करते समय केवल और केवल शैक्षिक योग्यता का ध्यान रखें। जितना प्रभावी तरीके से प्रधानाचार्य, प्राचार्य और अध्यापक अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे, उतना ही प्रभावी तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। जब हम विद्यालय को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि विद्यालय में अच्छे शिक्षक और छात्र होने के बावजूद यदि प्रधानाध्यापक प्रभावी तरीके से नहीं है तो उसका सीधा प्रभाव शिक्षण की प्रक्रिया को पड़ता है। अब इसके लिए प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को करना क्या? कुछ महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहला, प्लानिंग। प्रधानाध्यापक को अपने समस्त कार्यों की, यानी कि प्रशासनिक कार्य, सर्वेक्षणात्मक कार्य और शैक्षिक कार्य, इसकी सबकी एक योजना बना लेनी चाहिए। साधारण भाषा में जिसे समय सारिणी कहा जाता है, लेकिन समय सारणी अध्यापक और छात्र के लिए है, लेकिन योजना संपूर्ण विद्यालय के लिए। ये चाहिए कि प्रधानाचार्य एक प्रभावी योजना बनाए। यह योजना वीकली हो सकती है,
मंथली हो सकती है, 3rd मंथली, 6 मंथली और एनुअल। इन सब के आधार पर एक योजना होनी चाहिए। शिक्षण काल से लेकर के मूल्यांकन तक और परीक्षा से लेकर के परीक्षा के परिणाम तक एक प्रभावी योजना का विस्तृत विवरण प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के दिमाग में होना चाहिए। प्लानिंग का सिस्टम जितना अच्छी तरीके से किसी भी प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के पास होगा, उतना ही अच्छी तरीके से वह शिक्षण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करा सकेगा। केवल प्रधानाध्यापक की प्लानिंग ही महत्वपूर्ण नहीं लगती। प्लानिंग को क्रियान्वित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अथवा संगठनात्मक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। संगठनात्मक तत्वों में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक भौतिक संगठनात्मक तत्व। भौतिक संगठनात्मक तत्व के अंतर्गत हम इस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं कि कक्षाओं की व्यवस्था, कक्षा में कुर्सी मेज की व्यवस्था, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, खेल के मैदान, खेल की सामग्री, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि, ये सारी व्यवस्था भौतिक संगठनात्मक तत्व के रूप में आती है, जिसकी प्रमुख भूमिका प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य की। प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य जितना प्रभावी तरीके से इन सब की प्लानिंग करता है, उतना ही अच्छी तरीके से संगठनात्मक तत्व मजबूत होता है। अब केवल आपके भौतिक संगठनात्मक तत्व ही विद्यालय में मौजूद हो, इसके अलावा और कुछ ना हो, जैसे उसको मानवीय संगठनात्मक तत्व कहते हैं। मानवीय संगठनात्मक तत्व में अध्यापक, शिक्षणेतर कर्मी एवं अन्य समस्त घटक आते हैं। यह समस्त घटक जितना प्रभावी तरीके से सुनिश्चित होंगे, उतना ही प्रभावी तरीके से विद्यालय की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। उदाहरण के रूप में, यदि छात्रों की संख्या के अनुपात में प्राध्यापकों अथवा अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है, तो यह प्रधानाध्यापक का मुख्य कर्तव्य है कि वह अस्थायी तौर पर इसकी व्यवस्था करे। इसके अलावा कक्षाओं में अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी मानवीय घटकों की व्यवस्था करना भी प्राचार्य का कर्तव्य है। अब प्लानिंग अगर आपकी पक्की हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप आपका परमानेंट बढ़िया हो गया, तो उसके बाद उसको क्रियान्वित कराना भी आपकी प्रमुख भूमिका होती है, जिसको आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशनल वर्क। प्रधानाध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया का, विद्यालय की व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि यदि अध्यापक के 2 आँख होती है तो प्रधानाध्यापक के उससे ज़्यादा आँखें होनी चाहिए। उसे समय समय पर सर्वेक्षण करते रहना चाहिए कि संबंधित व्यवस्था को सही तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं। प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपका ऑब्जर्वेशनल वर्क, आपका सर्वेक्षणात्मक वर्क प्रभावी तरीके से नहीं है, तो यह देखा गया है कि वहाँ क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षणेतर कर्मी
अपनी भूमिकाओं का प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करे। अब 3 भूमिकाएं हो गई, 3 मुख्य कर्तव्य हो गए, 3 मुख्य उत्तरदायित्व हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जर्वेशन। अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण वर्ग, महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व, निर्देशन देना। जैसा कि आप जानते हैं, विश्वविद्यालय में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, उसको कुलपति कहते हैं। कुलपति का मतलब होता है कि इस परिवार का मुखिया। उसी तरीके से विद्यालय का मुखिया प्रधानाध्यापक। विद्यालय के मुखिया को यह चाहिए कि वह समय समय पर शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हुए निर्देशन प्रदान करता रहे। वह यह निर्देश देता रहे कि किसी भी संस्थान की प्रगति में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक होती है। जो प्रधानाध्यापक अपने छात्रों में इस प्रकार की भूमिका को भरने में समर्थ होगा कि अध्यापक की योग्यता तभी है जब उसकी शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से, इसके लिए वह समय समय पर शिक्षकों को, अध्यापकों को निर्देशित करता रहे। अब दूसरा घटक, प्रायः ये देखा जाता है कि आदेशात्मक शब्दों से लोग विचलित हो जाते हैं, जबकि निर्देशात्मक शब्दों से लोग आनंदित हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे आप कक्षा में कहिए छात्र से कि यहाँ आओ बेटा, वो चाक का डिब्बा ले आओ। अब बात हमने वही कही, लेकिन यह एक निर्देशात्मक शब्द है। इसमें आर्डर नहीं आ रहा, इसमें टीचर का ईगो नहीं आ रहा, और छात्र उस भूमिका को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करता है। ये निश्चित रूप से तो प्रधानाध्यापक को 4 मुख्य कार्य सुनिश्चित करता है। एक तो प्लानिंग उसकी, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन और चौथा है निर्देशन। अब प्रश्न ये है कि हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव प्रिंसिपल, कैसे एक प्रभावी प्राचार्य बने। मेरा यह वीडियो अथवा यह उद्बोधन उन शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं अथवा प्राचार्य बनना चाहते हैं। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानाध्यापक बनते ही आपकी पर्सनालिटी में एक चीज़ ऐड हो जाता है, और वह जो योग्यता है वो है प्रशासनिक क्षमता। ना तो आपने कभी प्रशासन किया है, एसडीएम डीएम नहीं रहे आप केवल एक साधारण से अध्यापक थे, और कोई परीक्षा पास करके अथवा बेसिक शिक्षा में अपनी सेवा काल के आधार पर अथवा कुछ योग्यता के आधार पर आप प्रधानाध्यापक हो गए। अब प्रश्न ये है कि प्राचार्य में, प्रधानाध्यापक में प्रशासनिक क्षमता का होना आवश्यक है। प्रशासनिक क्षमता मुख्य भूमिका में आ जाती है और शैक्षणिक क्षमता सेकेंडरी भूमिका में आ जाती है।
यद्यपि यह सुनिश्चित किया गया है कि प्राचार्य अथवा प्रधान अध्यापक भी कक्षाएं ले, यूजीसी के मानकों में भी सुनिश्चित किया गया है, लेकिन यह उसका सेकेंडरी वर्क। प्राथमिक वर्क कक्षाएं लेना नहीं है, बल्कि कक्षाओं की समुचित व्यवस्था करना है जिससे कक्षाएं सुचारू रूप से चले। इसके लिए दो लोग उत्तरदायी हैं, शिक्षक समय से कक्षा में जाएं और छात्र समय से कक्षा में जाएं। अब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों कक्षा में जाएंगे तो प्रधानाध्यापक की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। अब इसके लिए उसे करना क्या? सबसे पहला, इसको हमने CCC में व्यवस्थित किया गया। एक प्रधानाचार्य केवल CCC का अनुगमन करे। फर्स्ट, क्रेडिट। जो शिक्षक समय से पढ़ाता है, समय से विद्यालय में जाता है, समय से विद्यालय से जाता है, समय पर सारे काम करता है, मनोविज्ञान के अनुसार उसको किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसको सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से क्रेडिट दीजिए कि यू आर मोस्ट पंक्चुअल टीचर। ये जो आपने एक लाइन कही, आप बहुत नियमित अध्यापक, फला अध्यापक समय से आते हैं। व्हेन यू प्रोवाइड क्रेडिट टू दैट पर्टिकुलर टीचर, अगर आप उनको प्रभावी तरीके से क्रेडिट करते हैं तो उसके मन में एक अंदर से इनर फीलिंग अंतर भावना उत्पन्न होती है और वह और उत्साह से कार्य करता है। सामान्य रूप से आप जानते हैं, वैदिक व्यवस्था में भी गुरु वह मनुष्य होता था जो सामान्य सी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाया करते थे। आज भी गुरु में वही योग्यता है। यदि किसी नियमित शिक्षक को, यदि किसी प्रभावी शिक्षक को आप समय से प्रभावी 2 शब्द कह देते हैं कि यू आर मोस्ट पंक्चुअल, यू आर एक्सीलेंट, तो आपकी यह प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक होता है। आप खराब व्यक्ति को भले कम शब्दों का प्रयोग करें, मेरी यह अप्रोच, खराब व्यक्ति को और खराब करना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को यदि आप क्रेडिट नहीं देते तो वह व्यक्ति भी धीरे धीरे अपने में कमी लाने के लिए विवश होता है। यानी यू शुड प्रोवाइड क्रेडिट टू दैट पर्टिकुलर टीचर और नॉन टीचिंग एम्प्लॉय। दूसरा, आपको क्रेडिट स्टूडेंट को भी देना। जैसा कि आप जानते हैं, छात्र किसी भी संस्था का आभूषण होते हैं। आपका आभूषण जितना ज़्यादा आकर्षक होगा, जितना ज़्यादा योग्यता वाला होगा, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या कारण? आईआईटी और आईआईएम के छात्रों में इतनी बेरोजगारी के दौर में भी बेरोजगारी नहीं दिख रही। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि उन छात्रों की क्रेडिट है। तमाम प्राइवेट संस्थानों से बीटेक करके लड़के निकल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई क्रेडिट नहीं। तमाम संस्थानों से एमबीए करके निकल रहे हैं लड़के, लेकिन उनकी कोई क्रेडिट नहीं। क्रेडिट किसकी है? जिस संस्थान में प्रशासनिक क्षमता का समावेश है। यानी आपको तीनों लोगों को क्रेडिट देने के लिए तैयार रहना होगा। पहला क्रेडिट छात्रों को, दूसरा क्रेडिट शिक्षकों को, तीसरा क्रेडिट शिक्षणेतर कर्मी। शिक्षक दिवस के अवसर पर यदि आप किसी भी अध्यापक को एक 5 रुपये का पेन दे देते हैं तो वह 5 रुपये का पेन
उसके अंदर एक प्रकार के क्रेडिट का समावेश करता है, एक प्रकार की योग्यता का समावेश करता है। तो सबसे पहला प्रधानाध्यापक का काम उसको क्रेडिट देने की योग्यता अपने आप में समावित करनी होगी। उसको ये ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, कौन व्यक्ति खराब काम कर रहा है। खराब काम करने वाले को थोड़ा सा निगेटिव इन्वायरमेंट भी देने की आवश्यकता है, लेकिन वह इन्वायरमेंट भी पॉजिटिविटी से युक्त होना चाहिए। उसी तरीके से जो अच्छा टीचर है उसको क्रेडिट दीजिए। तो क्रेडिट देना ये सबसे पहला भूमिका। नंबर 2 भूमिका आती है ट्रिपल सी का दूसरा, कोऑपरेशन, सहयोग। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कोई भी संस्थान है, चाहे छोटे प्राथमिक कक्षाओं के विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। प्राथमिक कक्षाओं में अगर अध्यापक कम है तो उनकी भूमिका भी कम है। विश्वविद्यालय में अगर अध्यापक ज़्यादा है तो उनकी भूमिका भी ज़्यादा है। अब कुल मिला करके ट्रिपल सी का दूसरा फैक्टर कोऑपरेशन, सहयोग की भावना जितना अधिक होगी उतना ही अधिक शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी और उस संस्था का विकास होगा। अब यह सहयोग की भावना शिक्षक शिक्षक के मध्य होनी चाहिए, यानी एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को किसी प्रकार की नकारात्मक भावना से कभी भी संप्रेषित ना हो। जितना ज़्यादा विद्यालय में कक्षा में सहयोग की भावना होगी, शिक्षक शिक्षक के मध्य सहयोग की भावना, शिक्षक प्राचार्य के मध्य सहयोग की भावना, शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी के मध्य सहयोग की भावना, शिक्षणेतर कर्मी प्राचार्य के मध्य सहयोग की भावना, शिक्षक और प्रबंधन के बीच सहयोग की भावना, प्राचार्य और प्रबंधन के बीच सहयोग की भावना जितना ज़्यादा प्रभावी तरीके से सुनिश्चित होगी उतना ही प्रभावी तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, निश्चित रूप से। तो जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा, आप जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सहयोग से निकाला जा सकता है। जब सारे लोग सहयोग करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए तो सहयोग की भावना का प्रादुर्भाव अपने मन से होने लगता है। तो पहला तो क्रेडिट देना अनिवार्य है। क्रेडिट नहीं देंगे तो संस्था का विकास नहीं होगा और प्रधानाध्यापक अपनी समुचित भूमिका को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। दूसरा, सहयोग की भावना विकसित करना। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। किसी भी कार्य को करने के लिए जब प्रधानाध्यापक अध्यापक के मध्य कोऑर्डिनेशन फीलिंग का विकास करना, समन्वयात्मक भावना का विकास करना। जब कोई भी संस्था का प्रधान है कोऑर्डिनेशन रखता है, समन्वय करता है, वह किसी भी समिति का गठन करते समय शिक्षक की योग्यता और क्षमता का ध्यान रखता है। जैसा कि यह मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति है कि जब आपकी योग्यता को कहीं एप्रिशिएट किया जाता है, कहीं स्वीकार किया जाता है, तो ये माना जाता है कि वह संस्था प्रमुख कोऑर्डिनेशन की कैपेसिटी रखता है। जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही अधिक वह संस्था चलेगी। फाइनली अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य किसी भी संस्था का वह मुख्य घटक है जिसके प्रत्येक कार्य का औपचारिक असर तो पड़ता ही है,
अनौपचारिक असर भी पड़ता है। यदि प्राचार्य सकारात्मक भूमिका में है, यदि प्राचार्य दूसरों को सम्मान देता है, यदि प्राचार्य के पास क्रेडिट प्रोवाइडर की फीलिंग है, यदि प्राचार्य के पास कोऑपरेशन की फीलिंग है, यदि प्राचार्य के पास कोऑर्डिनेशन की फीलिंग है, तो उस संस्था का विकास अपने मन से सुनिश्चित होता है। सामान्य रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली प्रक्रिया शिक्षण अवश्य है, लेकिन शिक्षण को प्रभावी करने वाली प्रक्रिया में प्रमुख घटक प्रधानाचार्य अथवा प्राचार्य का होता है। प्राचार्य की भूमिका जितना अच्छी तरीके से सकारात्मक एवं समन्वयात्मक होगी, उतना ही अच्छी तरीके से उस संस्था का विकास होगा और वह संस्था अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करेगी और उस संस्था के विद्यार्थी अपने ज्ञान से अपने जिले को, समाज को और देश को आलोकित करेंगे। इसलिए प्रधानाचार्य को चाहिए, प्राचार्य को चाहिए, प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह संस्थान में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते समय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे, ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन के साथ साथ क्रेडिट प्रोवाइडर भी बने। सूखे सम्मान के दो शब्द किसी भी संस्था के प्रमुख व्यक्ति को जब अपने सामने प्रस्तुत करते हुए कोई अध्यापक अथवा शिक्षणेतर कर पाता है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स का विकास होता है। जब आपकी प्रशंसा सार्वजनिक रूप से की जाती है, तो आप में एक सकारात्मक हार्मोन्स का विकास होता है, जिसके कारण आप अपने उद्देश्य को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।